गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट को टारगेट लेकर चल रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम दिसंबर 2023 में होने वाला है। और एक सूचना है जो कल आप सभी लोगों ने सुना होगा कि बीएड वालों को अब प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अब प्राइमरी लेवल में जो भी टीचर्स बनेंगे वो बीटीसी जो लोग किए होंगे, बीटीसी डीएलएड जो लोग किए हैं, उन लोग वही लोग जो है उसके लिए टीचर बन सकेंगे। और बीएड वालों को अब प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज का कि प्राइमरी लेवल से अब आप पूरे भारत में बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग यूनिट 7 को लेकर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और जिसमें हम लोग का यूनिट 7 का जो नाम है आपका पेडागॉगी, एंड्रागॉगी एंड असेसमेंट है, जिसके अंदर सेक्शन ए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन बी का आज लास्ट है, जिसमें आज हम असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव पढ़ेंगे एंडरसन एंड क्रैथवॉल के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कल की क्लास में हम लोगों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आपने कितने ब्लूम्स ने कितने डोमेन्स बताए हैं, कितने क्षेत्र बताए हैं या कितने पक्ष बताए हैं। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कल की डेट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इन्होंने टोटल 3 जो है क्या बताए हैं आपके, 3 जो है इसके डोमेन्स बताए हैं। एक कॉग्निटिव डोमेन होता है, दूसरा अफेक्टिव डोमेन होता है और तीसरा साइकोमोटर डोमेन होता है आपका। ठीक, ये 3 डोमेन्स के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। और इसके स्टेप्स जो है एग्जाम में जरूर आते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, असेसमेंट ऑफ कॉग्निशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके सिलेबस में है आपका। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, असेसमेंट ऑफ, ठीक, लिखेंगे असेसमेंट ऑफ कॉग्निशन, ठीक है। असेसमेंट ऑफ कॉग्निशन, असेसमेंट ऑफ कॉग्निशन के बारे में हम लोग कॉग्निशन या कॉग्निटिव के बारे में बात करेंगे। कॉग्निटिव के बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं संज्ञानात्मकता का आकलन, संज्ञानात्मक का आकलन होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले एंडरसन एंड क्रैथवॉल के अनुसार, ठीक है। एंडरसन एंड क्रैथवॉल के अनुसार हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ब्लूम्स के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, ब्लूम्स के अकॉर्डिंग क्या होता है। ब्लूम्स के अकॉर्डिंग जो आपका इसमें जो स्टेप होते हैं, सबसे पहले नंबर 1 पर आपके नॉलेज बताया आपने, नॉलेज हो गया। नंबर 2 पर आपका अंडरस्टैंडिंग, या कभी कभी आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कॉम्प्रीहेंशन भी लिख कर आता है। क्या आता है, कभी कभी कॉम्प्रीहेंशन भी लिख कर आता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा। फिर नंबर 3 पर, नंबर 3 पे आपका एप्लीकेशन आता है, ठीक, एप्लीकेशन आता है आपका, ठीक है, एप्लीकेशन। फिर इसके बाद नंबर 4 पे आपका क्या आएगा, नंबर 4 पे आपका आता है एनालिसिस। क्या आता है, एनालिसिस होता है आपका, ठीक। और नंबर 5 पर जो आपका आता है, नंबर 5 पे आपका आता है सिंथेसिस, सिंथेसिस। और नंबर 6 पर आपका जो आता है उसको बोलते हैं हम इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, इसको बोध बोलते हैं, बोध या अवबोध या समझ बोलते हैं हम लोग। एप्लीकेशन को प्रयोग बोलते हैं हम लोग, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं विश्लेषण, ठीक। विश्लेषण के बाद ये आपका क्या आता है, संश्लेषण होता है,
संश्लेषण होता है और इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। ठीक, ये हो गया। लेकिन इधर हम लोग किसकी बात करेंगे, इधर हम लोग एंडरसन एंड क्रेथवाल के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंडरसन एंड क्रेथवाल के अनुसार हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग को किसके अनुसार डिस्कस करना है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एंडरसन एंड क्रेथवाल। कॉम्परेटिव में करेंगे सर, है दोनों को, एंडरसन एंड क्रेथवाल। ठीक है, एंडरसन एंड क्रेथवाल के बारे में। ठीक, एंडरसन एंड क्रेथवाल से संबंधित हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए, लेकिन लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग एंडरसन एंड क्रेथवाल के अनुसार डिस्कस करेंगे, क्योंकि ब्लूम्स ने जो दिया था, ब्लूम्स में कुछ परिवर्तन करके इन्होंने देखिए क्या बताते हैं। तो सबसे पहले एंडरसन एंड क्रेथवाल ने इन दोनों ने इसके बारे में बताया था। आपका क्रेथवाल कौन है, तो क्रेथवाल जो है अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है ये। ठीक है, एजुकेशनल मतलब अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने कई जो है शिक्षा में मल्टीपल सेटिंग्स के बारे में बताया है ना, मल्टीपल सेटिंग्स के बारे में बताया इन्होंने जो ज्ञान के आयाम है, जो स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज डोमेन्स डायमेंशंस हैं, उसके बारे में बताया। उसके बारे में क्या क्या बताया, पहले हम इसके स्टेप्स को बता दें, फिर उसके बाद इसके अंदर की क्या चीजें होती हैं उसको भी हम बताते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इनके स्टेप्स की बात करते हैं। नंबर एक पर ये लाते हैं रिमेम्बरिंग, लिखिएगा। रिमेम्बरिंग होता है आपका। ठीक, नंबर एक पे रिमेम्बरिंग होता है। नंबर दो पे अंडरस्टैंडिंग होता है। अंडरस्टैंडिंग होता है आपका। नंबर तीन पे हम बात करेंगे। नंबर तीन पे आपका क्या आता है, नंबर तीन पे अप्लाइंग आता है आपका। क्या आता है, अप्लाइंग आता है। नंबर चार पे हम लोग बात करेंगे। चार पे आपका क्या आता है, एनालाइजिंग आता है आपका। एनालाइजिंग आपका आएगा। एनालाइजिंग के बाद आपका क्या आएगा, नंबर पांच पर इवेल्युएशन आपका आएगा। इवेल्युएशन आएगा। नंबर छह पे हम लोग जो बात करेंगे, नंबर छह पे आपका आएगा क्रिएटिंग। क्रिएटिंग होता है, ठीक है ना, क्रिएटिंग। रिमेम्बरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमेम्बरिंग को हम लोग बोलते हैं याद रखना। याद रखना। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है आपका, समझ या बोध होता है। अप्लाइंग का मतलब आप जान रहे हैं क्या, आप प्रयोग होता है आपका। एनालाइजिंग का विश्लेषण। फिर इवेल्युएशन का मूल्यांकन। फिर क्रिएटिंग का मतलब बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एंडरसन और क्रेथवाल ने जो दिया है, उसमें केवल इन्होंने ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी से क्या हटाया, ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी से सिंथेसिस मतलब संश्लेषण को हटाया है। फिर इसके बाद जो है इन्होंने हटाकर लास्ट में क्रिएटिंग जोड़ दिया। केवल यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। कॉग्निटिव प्रोसेस में इन्होंने यही स्टेप्स दिए हैं, डायमेंशंस, ठीक है ना। तो ये आपका कॉम्परेटिव वे में आता है। क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, पूछा जाएगा कि एंडरसन एंड क्रेथवाल ने कॉग्निटिव डोमेन में क्या चीज जो है ब्लूम से अलग बताई है, तो ब्लूम से अलग जो है या ब्लूम से क्या चीज हटाई है उनके पास स्टेप में, तो सिंथेसिस हटाया है और क्रिएटिंग लास्ट में जोड़ दिया है आपका। ठीक, तो ये पॉइंट है आपका।
क्लियर। क्रैथवॉल की बात करेंगे तो ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी थी उसमें जो है परिवर्तन कब किया, तो याद रखिएगा ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में एंडरसन क्रैथवॉल ने सन 2001 में परिवर्तन किया है, संशोधन किया है इन्होंने, ठीक है ना। अब संशोधन किया है तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज डायमेंशन, मतलब ज्ञान के आयामों की संरचना के बारे में बताया है। क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज डायमेंशन, नॉलेज डायमेंशन की बात करिए। नॉलेज डायमेंशन की बात करिए मतलब कि यहाँ पर क्या है, ज्ञान के आयामों की संरचना के बारे में बताया है। किसके, ज्ञान के आयामों की संरचना के बारे में, ज्ञान के आयामों की संरचना के बारे में इन्होंने बताया है। कितनी संरचना, इन्होंने 4 संरचनाएं या कुछ 4 पॉइंट पे डिस्कस किया है। पहले पॉइंट पे इन्होंने बोला है फैक्चुअल नॉलेज। क्या बोला है, फैक्चुअल नॉलेज होगा, फैक्चुअल नॉलेज। फैक्चुअल नॉलेज को इन्होंने तथ्यात्मक ज्ञान बताया है इन्होंने, ठीक है। क्या होता है, तथ्यात्मक ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान बताया इन्होंने, पहला ये। दूसरे पॉइंट पे जो इन्होंने बताया, दूसरा आपका है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में क्या है आपका, वैचारिक विचारात्मक ज्ञान या वैचारिक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान के बारे में बात किया है, दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट जो है आपका स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या बताया है, प्रोसीजरल नॉलेज, लिखिएगा प्रोसीजरल नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज, ठीक। प्रोसीजरल नॉलेज में प्रक्रियात्मक ज्ञान के बारे में बताया है, प्रक्रियात्मक ज्ञान के बारे में बताया है। और चौथा जो पॉइंट है आपका मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के बारे में बताया है, मेटा कॉग्निटिव नॉलेज, ठीक। मेटा कॉग्निटिव नॉलेज के बारे में बताया है, ठीक है ना। ये अगर स्ट्रक्चर पूछेंगे कि जो है एंडरसन और क्रैथवॉल ने इसका स्ट्रक्चर क्या बताया है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको किसमें बताया आपका, इसमें आपका फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, प्रोसीजरल और मेटाकॉग्निशन बताया है। मतलब कि क्या बताया, FCPM, CPM होता है ना, CPM में F जोड़ दो, FCPM होता है, जिसमें इन्होंने क्या बताया, फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, प्रोसीजरल और मेटाकॉग्निशन, ठीक है। मेटाकॉग्निटिव के बारे में बताया इन्होंने, मेटा संज्ञानात्मक के बारे में। और इन्होंने ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में संशोधन किस वर्ष किया था उनके उद्देश्यों में, तो 2001 में इन्होंने संशोधन किया था। क्लियर, कितने पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। पहले नंबर 1 पे लिखेंगे अचीवमेंट टेस्ट, लिखिएगा, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट लिखिएगा, अचीवमेंट टेस्ट है आपका, ठीक है ना। अचीवमेंट टेस्ट है आपका, टेस्ट है आपका, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे लिखिए टीचर मेड टेस्ट, टीचर मेड होता है, टीचर मेड है। फिर इसके बाद नंबर 3 पे जो हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट,
टेस्ट है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो जाता है। फिर नंबर 4 पे ओरल टेस्ट, ओरल टेस्ट आपका होता है। नेक्स्ट ओरल टेस्ट के साथ साथ आपका रिटेन टेस्ट यहाँ पर होगा। रिटेन टेस्ट होगा। नंबर 6 पे आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। नंबर 7 पे हम लोग जो बोलेंगे, नंबर 7 पे लॉन्ग एसे टाइप होंगे, लॉन्ग एसे टाइप होगा, एसे टाइप टेस्ट तो होंगे। ये बच्चों पे यूज किए जाते होंगे। टीचर यूज करेंगे बच्चों के लिए। फिर आपके शॉर्ट आंसर, इसके बारे में इतना है, इसमें इतनी चीजें बारे में बात करते हैं आपके, ठीक। ठीक, अफेक्टिव डोमेन पे हम लोग बात करेंगे। ठीक, अफेक्टिव डोमेन में इन्होंने क्या चीजें, क्या बात बताई है आपकी, ठीक, जिसमें हम भावात्मक क्षेत्र का जो है आकलन कैसे करते हैं, एंडरसन और क्रैथवॉल ने उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ब्लूम्स में ही इन्होंने चेंजेस करके ही कुछ ना कुछ किया है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। तो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में जो हम लोग देखेंगे, ब्लूम्स ने इसके बारे में क्या बताया है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। ब्लूम्स ने क्या बताया है, ब्लूम्स ने सबसे पहले अफेक्टिव डोमेन की बात करेंगे। तो अफेक्टिव डोमेन में सबसे नंबर 1 पे आपका क्या आएगा, नंबर 1 पर इन्होंने बोला था रिसीविंग आपकी, ठीक है, नंबर 1 पे रिसीविंग होगी आपकी, रिसीविंग। नंबर 2 पर नेहा क्या होगा, रिस्पॉन्डिंग। सर रिस्पॉन्डिंग नंबर 3 पर वैल्यूइंग। जी सर। नंबर 4 पर पे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है। नंबर 5 पे हम लोग जो बात करेंगे, नंबर 5 पे ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। नंबर 6 पे हम लोग बात करेंगे, नंबर 6 पे कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन। रिसीविंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रहण करना हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रहण करना, ठीक। फिर रिस्पॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रिया। क्या बोलते हैं, अनुक्रिया। अनुक्रिया होती है। वैल्यूइंग का अवमूल्यन होता है, अनुमूल्यन होता है। अनुमूलन। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन को हम लोग विचारना बोलते हैं, या विचार होते हैं, विचारना होता है। और ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यवस्था या संगठन, व्यवस्था या संगठन। कैरेक्टराइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, चरित्र निर्माण बोलते हैं, चरित्र निर्माण बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्रैथवॉल ने क्या किया था, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इन्होंने भी एक चीज को क्यों हटाया है, इसको कॉन्सेप्चुअलाइजेशन को हटाकर जैसे का तैसा वैसे ही इन्होंने बता दिया है। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने सबसे पहले रिसीविंग है, दूसरे नंबर पे आपका रिस्पॉन्डिंग है, आपका रिस्पॉन्डिंग है,
नंबर 3 पे वैल्यूइंग है, नंबर 4 पे आपका ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर 5 पे जो हम बात करेंगे, नंबर 5 पे आपका कैरेक्टराइजेशन है आपका, कैरेक्टराइजेशन है आपका। तो क्रैथवॉल ने क्या किया था, ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन इनके में से हटा दिया था, बाकी सब के सब वैसे के वैसे ही इन्होंने दे दिए थे आपके। क्लियर? कॉम्पिटेंसीज के बारे में बात करी थी, क्षमताओं के बारे में बात करी थी, जो इनके अंदर प्रभावी जो डोमेन थे, इफेक्टिव डोमेन जो थे, अफेक्टिव में इन्होंने किसकी बात करी है, कॉम्पिटेंसीज की बात करी है। ठीक, कॉम्पिटेंसीज की बात करी इन्होंने। कॉम्पिटेंसीज में होती क्षमताएं या दक्षताएं। इन्होंने किसकी बात करी, इन्होंने एटीट्यूड के बारे में बताया है। इन्होंने किसके बारे में, एटीट्यूड के बारे में, एटीट्यूड के बारे में बताया है। मोटिवेशन के बारे में बताया है। ठीक है, एटीट्यूड क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। इन्होंने एटीट्यूड में क्या बताया, इन्होंने एटीट्यूड में बताया है कि इट डिफाइंड एज अ मेंटल प्रेसिडेंट, मतलब मेंटल प्रोसेस टू आर्ट, मतलब ये है एक मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित करने के लिए यह एक कला होती है जो किसी भी व्यक्ति के जो उसके मन में चल रहा होता है वो उसको प्रेजेंट करने के लिए बताता है यहाँ पर। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन होता है किसी कार्य को करने के लिए आप कितना उसमें लगे हुए हैं, कितने मतलब किसी भी चीज को आपको चिंता नहीं, अगर आपको वो चीज करना है तो करना है, तो ये आपका मोटिवेशन लेवल हाई होता है, तभी आप उस काम को बेहतर दिशा दे सकते हो, अच्छी दिशा आप प्रदान कर सकते हो। ठीक है ना। अफेक्टिव डोमेन में सबसे जो अगर पूछे कि इसमें जो है टूल्स या टेक्निक कौन सी यूज करते हैं, इसमें अगर पूछा जाए कि टूल्स या टेक्निक, कौन सी टूल या टेक्निक का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक का यूज करते हैं। यहाँ पे किसका करते हैं, क्लासरूम असेसमेंट। टूल्स या टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक की यूज करेंगे, क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक का यूज करेंगे। ठीक, और अगर हम टूल्स की बात करेंगे तो स्टैंडर्डाइज टूल्स हम यूज करेंगे। स्टैंडर्डाइज टूल्स की बात हम यूज करेंगे। ठीक है, मतलब कि कक्षा मूल्यांकन तकनीक का हम कक्षा आकलन तकनीक का हम प्रयोग करेंगे, लिखेंगे कक्षा आकलन तकनीक का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, कक्षा आकलन तकनीक का हम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। और यहाँ पर स्टैंडर्ड मानकीकृत उपकरण, ठीक है ना, मानकीकृत उपकरण का प्रयोग करेंगे, मानकीकरण उपकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पे इतनी चीजों को हम लोग यूज करेंगे। ठीक, असेसमेंट टेक्निक की, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है प्रेक्षण करना, प्रेक्षण या अवलोकन। सर क्लासरूम क्या हो गया, असेसमेंट टूल से क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, CAT की? ये फुल फॉर्म अच्छा लिख देते हैं। बोल दीजिए आप, मैं नोट कर लूंगी। हाँ हाँ, लिख दे रहे ना, क्लासरूम असेसमेंट
टेक्निक्स, ठीक है ना, टेक्निक्स होता है क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्लासरूम में जो हम लोग करते हैं, टीचर क्या करते हैं, बच्चों को ऑब्जर्वेशन करता है, फिर प्रोजेक्ट वर्क देता है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वर्क से वो टेक्निक कौन सी यूज कर रहा है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक यूज कर रहा है, प्रोजेक्ट वर्क जो है टेक्निक यूज कर रहा है, और नंबर 3 जो है पोर्टफोलियो कर रहा है आपका, ठीक, पोर्टफोलियो कर रहा है, ठीक है। तो इतनी चीजें यहाँ पर करता है। यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क जो आपका परियोजना का कार्य, परियोजनाएं कार्य जो होती है, प्रोजेक्ट कोई दिया जाता है कि आपको बच्चे को करना है तो वो होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टूल के अंदर क्या आता है आपका, ठीक। फिर देखते हैं स्टैंडर्डाइज टूल के बारे में, क्या बताते हैं यहाँ पर कि स्टैंडर्डाइज टूल क्या होंगे आपके, इसमें जो यूज करेंगे आपके, तो इसमें आपका सेल्फ रिपोर्ट और रिटन रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले सेल्फ रिपोर्ट होगा, ठीक है, सेल्फ रिपोर्ट होगा, या फिर आप कह सकते हैं रिटन रिफ्लेक्शन होगा आपका, रिटन रिटन रिफ्लेक्शन के बारे में बात होगा। फिर इसके बाद और इसमें क्या होगा, इसमें रेटिंग स्केल आता है आपका, रेटिंग स्केल्स का हम प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद आपका इसमें और हम कह सकते हैं चेकलिस्ट का यूज करते हैं, किसका, चेकलिस्ट का यूज करते हैं हम लोग, चेकलिस्ट का यूज करते हैं। चेकलिस्ट के साथ साथ हम लोग और क्या करते हैं, थर्स्टन स्केल का यूज करते हैं हम लोग, थर्स्टन स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। इतने का हम लोग यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर। बारे में देखेंगे आर एस दवे ने क्या बताया है, असेसमेंट ऑफ साइकोमोटर डोमेन, असेसमेंट ऑफ साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। असेसमेंट ऑफ साइकोमोटर डोमेन मनोगतिक क्षेत्र या मनोगत्यात्मक क्षेत्र का आकलन देखेंगे हम लोग, किसके अनुसार देखेंगे, आर एच दवे, आर एस दवे के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि इन्होंने क्या पॉइंट को डिस्कस किया है, किस पॉइंट के बारे में क्या बताया है, ठीक है ना, ठीक। तो सबसे पहले इसको कॉम्पिटिटिव वे में अगर हम देखेंगे तो ये ब्लूम्स के बारे में भी देखेंगे कि ब्लूम्स से इन्होंने क्या डिस्कस किया है और क्या डिफरेंशिएट किया है इन्होंने, ठीक, क्या डिफरेंशिएट किया है इन्होंने, नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो एक एक चेंजेस यहाँ पर आपका आता है, दूसरा और दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, ये 3 चेंजेस इन्होंने किए हैं, ठीक है ना, 3 चेंजेस इन्होंने किए हैं ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी से आर एस दवे ने। आर एस दवे ने इसके बारे में क्या, आर एस दवे ने जो है क्या चेंजेस किए, यही 3 आपके चेंजेस किए हैं, ठीक। तो मोटर डोमेन होता है, इसका एक अदर नेम इन्होंने बताया है, एक अदर नेम इसका क्या है, यदि एग्जाम में आ जाए तो उसको भी याद रखना है आपको, कनेटिव, ठीक। इसका नाम कहीं पर भी अगर साइकोमोटर डोमेन ना मिले, साइकोमोटर ना मिले और कनेटिव डोमेन मिल जाए तो कनेटिव डोमेन को भी साइकोमोटर डोमेन ही कहते हैं। यह किस पर आधारित है, यह जो है शरीर के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय की अवधारणा पर आधारित है, मतलब इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो इसको आप लिख लीजिएगा सर अपनी कॉपी में, हाँ हिंदी में रिपीट कर हाँ, दीजिए। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, या शरीर के विभिन्न अंगों के बीच
यह शरीर के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय या ब्रैकेट में लिखिएगा सामंजस्य समन्वय की अवधारणा पर आधारित है। यहाँ पर ये इतने ही पॉइंट यहाँ पर थे जो कि इम्पोर्टेंट थे आपके। हम लोगों ने आज की डेट में तीन के तीनों डिस्कस कर लिए है। एंडरसन क्रैथवॉल का हम लोगों ने कॉग्निशन डिस्कस किया, अफेक्टिव डोमेन क्रैथवॉल का हम लोगों ने डिस्कस किया, और साइकोमोटर डोमेन में आर.एस. दवे ने क्या दिया है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक, तो आज हम लोगों ने यूनिट बी कंप्लीट यूनिट 7 का बी पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे, ठीक, जिसमें असेसमेंट इन पेडागॉजी ऑफ एजुकेशन है आपका। ठीक, उसमें हम लोग अब कल से ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले फीडबैक डिवाइसेस रहेगा आपका, और रिवीजन आपका जो होमवर्क रहेगा, जो मैंने आज पढ़ाया है वही आपका होमवर्क रहेगा, उसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, ठीक है, तो कल हम लोग मिलेंगे सुबह 6 बजे हम लोग कल मिलेंगे इसी क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।